जय हिंद मेरे दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं दामोदर कुमार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 10th के मोस्ट बीबीआई इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, जो कि आपका एसएसटी का होने वाला है। किसका? एसएसटी का होने वाला है। ठीक है, ये आपका मोस्ट बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। मतलब आपका जितना भी अंतर वाला क्वेश्चन रहेगा आज मैं आपको करा दूंगा। यानी जितना भी अंतर वाला क्वेश्चन बोलने का अर्थ यह है कि जैसे आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि जैव और अजैव संसाधन में अंतर बताएं, सजीव और निर्जीव में अंतर बताएं। ठीक है, तो इस प्रकार से अंतर वाला क्वेश्चन करा दूंगा। और एक दो ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो आपका मोस्ट बीबीआई इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपका आएगा ही आएगा। वो क्वेश्चन आज मैं आप लोग को करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो वीडियो पहले आगे कंटिन्यू करने से पहले आप लोग को बताना चाहूंगा कि आप लोग प्रीतम एकेडमी पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जैसे ये मोस्ट बीबीआई इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा वायरल क्वेश्चन है। हमेशा ये क्वेश्चन को देखने को मिलता है बोर्ड की परीक्षा में कि जैव और अजैव संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। जैव और अजैव संसाधन में अंतर तो बताइए, लेकिन उदाहरण भी दें। उदाहरण भी देता है। और ये कितना नंबर का पूछता है? आपका 3 नंबर का पूछता है। तो चलिए अभी हम लोग इस पे बात कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, आंसर ये है जैव संसाधन है, उसके बाद फिर लिखना है इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है। यानी आपका बोलने का अर्थ है यह है कि जैसे हम लोग मनुष्य क्या है? जैव संसाधन है। ये डेली जीवन में उपयोग हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपका क्या है? जीवमंडल से प्राप्त होता है। हम लोग जीवमंडल से बिलोंग करते हैं, मतलब जीवमंडल के हैं, और हम लोग में क्या है? जीवन भी है। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक जैव संसाधन है। उदाहरण मनुष्य, वनस्पतिजात, मत्स्य जीवन, पशुधन। ठीक है, तो ये देख सकते हैं उदाहरण जिसमें जीवन रहेगा। ठीक है, जीवन रहेगा और जीवमंडल से वो लोग रहेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? जैव संसाधन बोलेंगे। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए बात करते हैं अब अजैव संसाधन पे। तो अजैव संसाधन देख सकते हैं, अजैव संसाधन है कि वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तु से बने हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, समाप्य और असमाप्य। ठीक है, तो दो प्रकार के निर्जीव वस्तु, निर्जीव जो होते हैं। ठीक है, जितने भी निर्जीव है और वो क्या किससे? जीवमंडल से नहीं होंगे। ठीक है, मतलब आपका अलमारी जैसे मैं बता दूं तो अलमारी आपका डेली यूज के लिए है। आप उसमें कबर्ड की तरह उसमें बहुत सारी चीज रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या है? निर्जीव वस्तु है। वो जीवमंडल से प्राप्त नहीं होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? हम लोग अजैव संसाधन बोलेंगे। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो, यहाँ पर दिया गया है। उदाहरण में आपका दे दिया है, क्या क्या दिया? चट्टान और धातुएं। चट्टान, धातुओं को जैसे हम लोग जैसे अलमारी बोले, अलमारी क्या है? लोहा है। लोहा क्या है? धातु है। ठीक है, चट्टान आप जैसे देख सकते हो, घर में पत्थर है, आपका शिवलिंग बना हुआ, तो शिवलिंग क्या है? पत्थर है। पत्थर को हम लोग चट्टान बोल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे चट्टान भी हो जाएगा। तो सब डेली यूजेस में हम लोग आता है, लेकिन क्या है? लेकिन वो निर्जीव वस्तु होता है। ठीक है, और उनका हम लोग डेली जीवन में उपयोग करते हैं, लेकिन वो निर्जीव वस्तु होता है, उनमें जीवन व्याप्त नहीं होता है। वो क्या है? अजैव संसाधन। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर बहुत ही वायरल क्वेश्चन देखने को मिलता है कि नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन में अंतर बताएं। और ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया था, यानी हाल फिलहाल में जो क्लास 10 का एग्जाम पार हुआ अगले साल, उसमें पूछा गया था कि नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन में अंतर बताइए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखना है आपको कि नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन में अंतर निम्नलिखित है, और आपको डैश देके नीचे 2 कॉलम बनाना है। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पर बनाया गया है, या तो फिर आप इस प्रकार से भी फॉर्मेट को लिख सकते हो। इस प्रकार जी, पहले नवीकरण लिख दिए, फिर नवीकरण का उदाहरण, और फिर अनवीकरण लिखे, अनवीकरण का डिफिनेशन देने के बाद अनवीकरण का उदाहरण। लेकिन इससे ज्यादा बेटर आपका ये रहता है, ये हाईलाइट होता है और पॉइंट वाइज होता है। तो क्या होता है? एसएसटी में जितना भी आप पॉइंट वाइज लिखोगे आपका नंबर इंक्रीज होगा। और क्या करते हैं? एग्जामिनर अच्छे से पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद वो नंबर देते हैं। लेकिन यदि इस प्रकार ऊपर वाले की तरह लिख दोगे तो किसी तरह साइन मार देगा, और आपको जब 5 नंबर का क्वेश्चन रहे तो 3 नंबर बैठा के वो कॉपी को साइड कर देगा। लेकिन यदि आप ये नहीं चाहते हो तो आप क्या कीजिए? 5 में 5 नंबर आप चाहते हो तो आपको इस प्रकार से लिखना होगा, यानी पॉइंट वाइज बना के आपको लिखना होगा। पॉइंट वाइज बना के आपको लिखना होगा। ठीक है, मेरे बात को समझ रहे हो? तो पॉइंट वाइज किस प्रकार से लिखना है पहले हम लोग देखते हैं। 2 कॉलम बनाना है, और एक तरफ लिखना नवीकरण संसाधन और एक तरफ लिखना अनवीकरण संसाधन, और बीच में आपको लाइन दे देना है। ठीक है, और आपको एक तरफ जैसे 1 नंबर डाल रहे हो तो लिखना है नवीकरण का कुछ लिख दिए, फिर जो ये नहीं पाया जाता है वो अनवीकरण में लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से फॉर्मेट बना गया है। चलिए उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं
क्या है नवीकरण संसाधन को पहले हम लोग देखते हैं कि नवीकरण संसाधन को हम क्या है हम लोग कई बार उपयोग कर सकते हैं, कई बार, यानी जैसे मैं बोल सकता हूँ सौर ऊर्जा, ठीक है, सूरज जो प्रकाश है उससे हम लोग को जो एनर्जी प्राप्त होता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, हम लोग हमेशा उसको यूज कर सकते हैं, जितना दिन सूरज रहेगा उतना दिन हम लोग सौर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं और उससे हम लोग विद्युत जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आपका अनवीकरण संसाधन का बात करें तो अनवीकरण संसाधन का हम लोग क्या सिर्फ एक ही बार उपयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण में कोयला का ले लूं तो कोयला को हम यदि जला दें तो वो जलने के बाद राख बन जाता है, क्या उस राख को हम लोग फिर से कोयला बना सकते हैं? क्या फिर समय आने के बाद वो क्या राख क्या वो फिर से हम लोग का कोयला बन जाएगा? नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका अनवीकरण संसाधन हो जाएगा। आई होप नवीकरण और अनवीकरण के उदाहरण के तौर पे जो मैंने आपको समझाया, जिस प्रकार से डिफरेंशिएशन मैंने दिया, आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दूसरा नंबर पॉइंट पे। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, नवीकरण संसाधन कभी नहीं खत्म होने वाला संसाधन है। जैसे कि मैंने बताया जब तक सूर्य है तब तक हम लोग को सौर ऊर्जा मिलेगा, जब तक मैं बोल सकता हूं जब तक पवन है मतलब हवा है तब तक हम लोग पवन ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अनवीकरण संसाधन की बात जब करें तो अनवीकरण संसाधन को खत्म हो जाने के बाद वो हम लोग को नहीं मिलता है, ठीक है। अनवीकरण संसाधन एक समय में खत्म हो जाएगा। यानी आपका जैसे कोयला है, झारखंड में बहुत ही कोयला का भंडार है, ठीक है। धनबाद, जैसे धनबाद जिला का बात कर लूं तो यहाँ पर बहुत सारा कोयला का भंडार है, लेकिन ये धीरे धीरे जो खुदाई होते जा रही है, धीरे धीरे कोयला को निकाला जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि कोयला खत्म हो जाएगा, फिर लाखों करोड़ों वर्ष लगेगा तब जाके चट्टान फिर एकजुट होकर धीरे धीरे कोयला का निर्माण फिर से होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, बहुत दिन समय लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा और मे भी ना भी बनने का संभावना रहता है, ठीक है। लेकिन नवीकरण संसाधन में ऐसा देखने को आपको नहीं मिलेगा। नवीकरण संसाधन में आपको जब तक सूर्य रहेगा, यानी जैसे रात हुआ, रात में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन निश्चित समय आने पर वो क्या हो जाएगा, निश्चित समय आने पर फिर वो दोबारा प्राप्त होगा। यानी आपका 12 घंटा बीत जाएगा, 12 घंटे के बाद आपको क्या मिल जाएगा, फिर सूर्य उगेगा और सूर्य का प्रकाश जैसे ही हम लोग को पृथ्वी पर पड़ेगा हम लोग को सौर ऊर्जा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका पवन ऊर्जा जैसे हम लोग बोलते तो पवन अभी चल रहा है, मतलब हवा चल रहा है तो हम लोग को पवन ऊर्जा मिल रहा है। हवा बंद हो जाएगा, फिर निश्चित समय आएगा जिस टाइम पे हवा चलेगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, पवन ऊर्जा फिर से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक नवीकरण संसाधन में आपका डिफिनेशन हो जाएगा, मतलब डिफरेंस हो गया कि नवीकरण संसाधन कभी खत्म नहीं होगा और अनवीकरण संसाधन एक समय में खत्म हो जाएगा। बात क्लियर है। चलिए बात करते हैं तीसरा नंबर पॉइंट पे। तीसरा नंबर पॉइंट क्या है कि नवीकरण संसाधन का चक्र चल रहा है। जैसे चक्र चल रहा है, यानी मैं बोल सकता हूं अभी हम लोग सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं कर रहे, मतलब, और यहाँ पर सूर्य है, सूर्य से हमको सोलर ई मिल रहा है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग, सूर्य के प्रकाश के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जैसे ही वो शाम हो गया तो क्या हो जाएगा, शाम हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग को सौर ऊर्जा मिलना बंद हो जाएगा। यानी हम लोग को इलेक्ट्रिक जो बन रहा है सोलर प्लेट के द्वारा वो हम लोग को नहीं बनेगा। लेकिन फिर जब ये सूर्य उगेगा, फिर जब रात पार, जो यहाँ पर रात है, ठीक है, ये रात है, ये क्या है, दिन है, ये दिन है, ठीक है। तो ये दिन है, यहाँ पर दिन है और यहाँ रात है। जैसे रात पार होगा तो क्या होगा, फिर से सूर्य उगेगा और फिर से हम लोग को मिलना हो जाएगा। मतलब ये चक्र चलता रहेगा, क्योंकि जब तक रात और दिन तो होते रहेगा, ये तो आप भी नहीं रोक सकते, ना हम रोक सकते हैं, ना कोई रोक सकता है। रात दिन तो होते रहेगा और सूर्य उगता रहेगा, तब तक हम लोग को क्या मिलेगा, सौर ऊर्जा मिलते रहेगा। यानी ये चक्र चलता रहेगा। तो ये इस प्रकार से ये डिफिनेशन सही है कि नवीकरण संसाधन का चक्र चलता रहता है। जैसे जल चक्र जैसे मैं बोल सकता हूँ कि तालाब है, तालाब से क्या हो रहा है, पानी सोख रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर में जाके फिर यहाँ पर बादल संघनित होके और फिर वापस वर्षा के रूप में नीचे आ जा रहा है। तो क्या रहा है, ये जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। तो क्या रहा है, एक प्रकार का एक साइकिल बनता जा रहा है, यानी चक्र बनता जा रहा है, ठीक है। तो ये उदाहरण बिल्कुल सही है कि नवीकरण संसाधन एक प्रकार का चक्र है जो चलता रहता है, सदियों तक चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन अनवीकरण संसाधन में आपको इस प्रकार से देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि अनवीकरण संसाधन का चक्र नहीं चलता है। जैसे कि मैं बोल सकता हूं कि अभी मैंने कोयला उपयोग किया और कोयला को उपयोग करने के बाद जब मेरा राख बन गया तो क्या इस राख को हम लोग फिर से कोयला के रूप में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या इसे फिर से हम लोग कोयला के रूप में यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसका क्या होता है, साइकिल नहीं बनता है, यानी इसका चक्र नहीं चलता है। इस प्रकार से यह भी उदाहरण से होता है कि अनवीकरण संसाधन का चक्र नहीं बनता है, नहीं चलता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं चौथे नंबर पॉइंट पे। चौथा नंबर पॉइंट क्या है कि नवीकरण संसाधन का निर्माण तुरंत हो जाता है। देखिए कुछ समय बाद आने के बाद, जैसे मैंने बताया कि अभी सूर्य उगने के बाद हम लोग को जो सोलर प्लेट के द्वारा हम लोग को क्या मिला, ऊर्जा मिला। कौन सा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ठीक है, सोलर के द्वारा। लेकिन जब सूर्य डूब जाएगा तो हम लोग को वो नहीं मिलेगा। लेकिन 12 घंटा जैसे ही बीतेगा और फिर सूर्य उगेगा तो फिर हम लोग को मिल जाएगा। तो क्या
क्या है, नवीकरण संसाधन तुरंत निर्माण हो जाता है, तुरंत यानी 12 घंटा, कितना 12 घंटा समय बीतेगा ना आपका, तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अनवीकरण संसाधन भी इस प्रकार से देखने को आपको नहीं मिलेगा, मतलब आपका अनवीकरण संसाधन का जो निर्माण है वो हजारों लाखों वर्ष लग जाता है। जैसे मैंने उदाहरण लिया कोयला का खुदाई करते गए एक टाइम ऐसा आएगा कि कोयला खत्म हो जाएगा, लेकिन उसको फिर बनने में क्या तुरंत 12 घंटा मैं उसको देता हूं, 24 घंटा देता हूं या फिर 10 दिन देता हूं, तो क्या वो बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। उसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे, मतलब हजारों वर्ष में, जो मैक्सिमम में, सॉरी मिनिमम में पकड़ू तो हजारों वर्ष, लेकिन यदि मैक्सिमम पकड़ू तो लाखों करोड़ों वर्ष या अनगिनत वर्ष भी बोल सकता हूं। कब तक बनेगा इसका कोई संभावना नहीं है, एक एक्सपेक्टेड में बता सकता हूं तो वो हजारों वर्ष में बोल सकता हूं, हजारों लाखों करोड़ों, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। तो ये भी पॉइंट आपका सही है, ये भी पॉइंट सही है। तो जितना भी पॉइंट है मैंने आपको यहाँ पर लिखा गया है, सभी को प्रूफ करके दिखा दिया, सभी का उदाहरण देके मैंने आपको समझा दिया, तो किसी में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा, ठीक है। फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर ले, ताकि जितना भी बच्चा का जो डाउट रहता है वहां पर वो सभी बच्चे देते हैं। इससे क्या होता है कि एक दूसरे से क्या हो जाता है, बॉन्डिंग बन जाएगा, और यदि आपका जो प्रॉब्लम रहेगा किसी दूसरा का भी तो प्रॉब्लम हो सकता है, उसका मैंने आंसर दिया तो आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इससे बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है कि दूसरे के चक्कर में आपका भी फायदा हो जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि कभी भी टेलीग्राम ग्रुप को और व्हाट्सएप ग्रुप को ना भूले, हमेशा ज्वाइन करके रखें, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख सकते हो यहाँ पर दो प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है, मतलब अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया गया है कि मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन करें, ठीक है। मृदा अपरदन जो हो रहा है, मतलब मृदा का जो अपरदन हो रहा है, मतलब मृदा धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ऊपर का लेयर हट जा रहा है, ठीक है। इससे जो उसको क्रोड बोलते हैं, ऊपर वाला एरिया को, ठीक है, वो हट जा रहा है, तो वो उसका कारण का हम लोग का व्याख्या करना है, कारण का वर्णन करना है, ठीक है। और अथवा में एक क्वेश्चन दिया गया है, मतलब यही इसी का ही, ये जो आंसर होगा उसका सेम आंसर उसमें होगा, ठीक है। उस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है कि मृदा का अपरदन किस प्रकार से होता है। ये भी प्रोसेस हम लोग यदि लिख देते हैं तो मृदा का अपरदन का कारण उसी में आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर पर। तो पहले यहाँ पर मानवीय कारण को देखते हैं कि मानव ऐसा क्या क्या हरकत कर रहे हैं जिससे हम लोग का मृदा का अपरदन हो रहा है, ठीक है। तो पहले देख सकते हो वनों की कटाई, अति पशुचारण, ठीक है, क्या है, निर्माण एवं खनन, दोषपूर्ण कृषि, प्रसिद्ध और क्या है, औद्योगिक प्रक्रियाएं आदि मृदा अपरदन के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है, ठीक है। मतलब क्या क्या पहले बताया, वनों की कटाई कर दे तो क्या वन जो होता है, मतलब पेड़ जो उगता है तो वो क्या करता है, मिट्टी को जकड़े रखता है, और उससे क्या होता है, पेड़ तो सुरक्षित रहता ही है, साथ साथ आपका मिट्टी भी सुरक्षित रहता है। लेकिन पेड़ ही नहीं रहेगा तो मिट्टी को कौन पकड़ के रखेगा, कोई नहीं। जैसे बाढ़ आया, बाढ़ क्या करेगा, ऊपर के जितना मतलब 10 फीट हो, 5 फीट हो, जितना भी फीट का क्रोड एरिया है उसको क्या करेगा, बहा के ले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा, और ऊपर का मृदा बह के चल जाएगा, यानी जो उपजाऊ मृदा है वो उठ के चल जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, मृदा का अपरदन होगा। ये भी पहला मतलब पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट क्या, अति पशुचारण। जैसे मैं बोल सकता हूँ घास, आप कभी भी घास पे पानी बहा दो तो देखिएगा एक भी थोड़ा भी आपका मतलब मिट्टी बहा के नहीं जाएगा, लेकिन वो घास को यदि मैं हटा दूं, पशु को चरने दे दूं, वो घास खत्म कर देगा खा के, फिर क्या हो जाएगा, मिट्टी का लेयर ऊपर आ जाएगा, मिट्टी का लेयर ऊपर आएगा तो फिर पानी का बहाव आएगा या फिर हवा का लहर आएगा, तो क्या होगा, मृदा का अपरदन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये भी पॉइंट सही है। फिर क्या है, खनन दोषपूर्ण कृषि, ठीक है। खनन और दोषपूर्ण कृषि, खनन मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ कोयला को क्या कर रहा है, खनन यानी खोद के निकाला जा रहा है, तो वो खनन हो रहा है, ठीक है। अब खनन नहीं करेंगे तो कोयला हम लोग को प्राप्त कैसे होगा, लेकिन डेली यूज के लिए कोयला भी जरूरी है, ठीक है। तो दोनों हम लोग के लिए उपयोगी जा रहा है, इसलिए खनन भी करना पड़ रहा है, खनन कर रहे हैं तो हम लोग को क्या हो रहा है, ये मृदा का अपरदन हो रहा है, कोड़ना पड़ रहा है तो मृदा का अपरदन ऑब्वियसली हो रहा है, ठीक है। दोषपूर्ण कृषि अब क्या बोल सकता हूं, जैसे कोई भूमि है, उपजाऊ भूमि, उसको हम लोग क्या किए, खोद के हटा दिया, उसके बाद क्या किए, उस पे किसी दूसरे प्रकार की मृदा को लाके डाल दिया, और फिर क्या किए हम लोग, तरह तरह का जो मार्केट में आ गया है अभी, क्या बोल सकता हूँ, खाद, ठीक है। मतलब जो पहले तो देसी गोबर, उसके बाद फिर बहुत सारे ऐसा जुगाड़ लगाया जाता था जिससे हम लोग का कृषि होता था, लेकिन अभी इस प्रकार से नहीं, अभी बहुत सारे कीटनाशक हो गया, बहुत सारे
यूरिया, उसके बाद फिर जितना भी बहुत सारे का एक प्रकार का ये है जो मिट्टी को क्या करता है, खराब कर देता है, ऊपर का जो लेयर है उसको बर्बाद कर देता है। तो इससे भी मृदा का क्या होता है, अपरदन होता है। ठीक है, तो ये कारण देख सकते हो मृदा का अपरदन का कारण है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं मनुष्य का तो कारण आप समझ गए। अब क्या है, अब बात करते हैं प्राकृतिक कारण। ठीक है, प्राकृतिक से भी हम लोग का मृदा अपरदन होता है। ठीक है, तो प्राकृतिक से कैसे मृदा अपरदन होता है देखते हैं हम लोग थोड़ा। तो प्राकृतिक कारण जैसे मैं बोल सकता हूँ पवन, पवन जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, हवा। अब हवा चलेगा सिर्फ आपका अंगना में, आप क्या होता है देखिएगा, बालू को उड़ा के वो ले जाता है। इस प्रकार से यदि ज्यादा मात्रा में हवा चलने लगे तो क्या हो जाएगा, आपका ज्यादा मतलब मृदा अपरदन होगा, और मृदा को उड़ा के ले जाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान, तो क्या हो जाएगा, मृदा का अपरदन इससे भी होगा। फिर क्या है, जल। अब जल जैसे बाढ़ आ जाएगा, तो बाढ़ आएगा तो फिर भी तो आपका मृदा का अपरदन होगा। आप समझदार हो, समझ रहे हो कि बाढ़ यदि आएगा तो बाढ़ का प्रेशर कितना होता है, जिससे मृदा का अपरदन किस प्रकार से होगा। हिमनद, हिमनद अब पहाड़ी क्षेत्र में जो सूर्य का प्रकाश से जो आपका ये होता है, मैं बोल सकता हूँ पहाड़ एरिया में जब बर्फ जमता है तो सूर्य का प्रकाश गिरेगा, मतलब हीट पैदा होगा, तो वो क्या बनेगा, पानी के रूप में गलना स्टार्ट होगा, और क्या हो जाएगा, वो भी बहेगा। उससे क्या होगा, उससे भी आपका मृदा का अपरदन होगा, कहीं ना कहीं मृदा का अपरदन जरूर होगा। ठीक है, फिर क्या है, फिर मुख्य रूप से क्या है, अपरदन के कारण है, मतलब मुख्य रूप ये जो 3-4 आप देख सकते हो, ये मुख्य रूप से प्राकृतिक का क्या है, कारण है। ठीक है, बहता जल मिट्टी को काटते हुए गहरी अवनलिकाएं बनाती है। ठीक है, और जिसके अंदर से बहाकर बहता हुआ बहुत पानी मिट्टी का कटाव तेजी से करता है। जैसे कि मैंने बाढ़ का उदाहरण दिया। पवन द्वारा क्या होती है, पवन द्वारा मैदान एवं ढाल वाली भूमि को मिट्टी उड़ाकर ले जाती है। ठीक है, ले जाने की प्रक्रिया में मृदा का अपरदन होता है, जैसे मैंने आपको उदाहरण से समझा दिया और वही चीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या है कि भूमि क्षरण या भूमि निम्नीकरण किसे कहते हैं। मतलब यहां पर हमने देखा मृदा का अपरदन, लेकिन मृदा का इसमें क्या हो रहा है, निम्नीकरण। निम्नीकरण मतलब बचाव। ठीक है, बचाव कैसे, मतलब किसे कहते हैं और किस प्रकार से कर सकते हैं। भूमि क्षरण के कारण की व्याख्या करें, अथवा भूरक्षण का अर्थ क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन का जितना भी आप 3 क्वेश्चन देखो, 3 क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। चलिए आंसर पे हम लोग बात करते हैं। तो आंसर क्या है, पहले यहां पर देख सकते हो कि प्राकृतिक तथा मानवीय निर्माण प्राकृतिक तथा मानव निर्मित कारणों से मृदा का उर्वरक शक्ति तथा उपजाऊ में लगातार होने वाली कमी को भूमि क्षरण या भूमि निम्नीकरण कहा जाता है। ठीक है, अब भूमि निम्नीकरण का कारण जो हम लोग मतलब भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित कारण है। पहला देख सकते हैं भूमि का क्या है, अपरदन। भूमि का अपरदन यानी भूमि का जो जैसे मैंने भूमि अपरदन आप लोग को बताया कि किस प्रकार से मृदा को उड़ा के ले जा रहा है, मतलब ऊपर का जो लेयर है वो हटना ही क्या है, भूमि का अपरदन है। ठीक है, तो भूमि अपरदन भूरक्षण का प्रमुख कारण है। पवन जल हिमनद इत्यादि भूमि के ऊपर क्या होता है, भूमि के ऊपर क्या आ जाता है, भूमि के ऊपर को नष्ट कर देता है, जिससे भूक्षरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भूक्षरण के नाम से जाना जाता है। जो ऊपर का लेयर हट जाएगा उसको क्या बोलेंगे, भूक्षरण के नाम से हम लोग जानेंगे। ठीक है, जिससे मिट्टी का उपजाऊ कम हो जाता है, जिससे अब ऊपर का जो क्रोड हट जाएगा, जो एरिया उपजाऊ होता है वो हट जाएगा, तो क्या होगा, हम लोग का उपजाऊ कम हो जाएगा और हम लोग उस पर खेती भी नहीं कर पाएंगे ना किसी प्रकार का, वो क्या हो जाएगा, एक प्रकार का बंजर भूमि बन जाएगा, और इसी को क्या बोलेंगे, भूमि अपरदन या फिर भूक्षरण। ठीक है, चलिए अब दूसरा जो कारण है वो देख सकते हैं। तो दूसरा कारण है कि भूमि प्रदूषण यानी भू प्रदूषण बोल सकते हैं। ठीक है, तो भूमि प्रदूषण, भूमि में बहुत तरह तरह का प्रदूषण हो रहा है। जैसे हम लोग प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं, प्लास्टिक को फेंक दे रहे हैं, ऊपर से फिर हम लोग बहुत सारे कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, उर्वरक का क्या आधुनिक उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं। आधुनिक उर्वरक यानी यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, और बहुत सारे जो उर्वरक होते हैं जिसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं, जिससे हम लोग का क्या होता है, मिट्टी तो कुछ समय के लिए उपजाऊ होती है, फसल अच्छे हो जाते हैं, लेकिन फिर उससे मिट्टी को बहुत सारे हरास देखने को मिलता है, मिट्टी में बहुत सारा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो भूमि क्या हो जाता है, एकदम कमजोर हो जाता है। और जैसे ही देखिए आप मिट्टी, पहले आप गांव घर में, आप गांव घर से बिलोंग करते तो आप जानते होंगे, किसी को पूछिएगा कि पहले भूमि का जो उपजाऊ था, पहले भूमि को कुछ ऐसा उर्वरक नहीं डालना पड़ता था, मतलब पहले से ही भूमि उपजाऊ रहता था। ठीक है, लेकिन अब पहली बार जब उस उर्वरक को हम लोग उपयोग किए, किसका, आधुनिक उर्वरक को, जैसे डीएपी हो गया, और जैसे मैंने बताया डीएपी जैसे मतलब उर्वरक है उसको हम लोग उपयोग करेंगे। ठीक है, यूरिया हो गया, ये सब का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, कुछ समय के लिए तो आपका भूमि ये हो जाएगा, क्या होता है, उपजाऊ हो जाएगा। लेकिन फिर आप दूसरी बार जब
कृषि करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, आप बिना उस उर्वरक को डाले हुए आप कृषि नहीं कर पाओगे, मतलब आपका कृषि अच्छा सा नहीं होगा, आपका फसल अच्छा से उगेगा ही नहीं, मतलब आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आपका कमजोर कर देगा, किसको, मिट्टी को। आप समझ आई बात आपको अच्छे से, ठीक है। तो भूमि प्रदूषण पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण जल तथा कूड़े करकट के एक ही स्थान पर लंबे समय तक पड़े रहने के कारण भूमि के आवश्यक तत्व प्राप्त हो जाते हैं तथा भू उपयोग भूमि उपयोग के लायक नहीं रह जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत सारा प्रदूषण कर देंगे तो भूमि क्या हो जाएगा, उपजाऊ किसी प्रकार का लायक नहीं रहेगा, वो बंजर भूमि बन जाएगा, ठीक है। और इसे भूमि प्रदूषण के नाम से जाना जाता है, इसे भूमि प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। आप लोग समझ गए कि इसको किस प्रकार से लिखना है, किस प्रकार से मॉडिफाई करना है, और इससे भी बड़ा आप उसको सजा कर लिख सकते हो, क्योंकि भूमि प्रदूषण को आप समझ गए तो उसके बारे में आप लंबा चौड़ा आराम से लिख सकते हो, पेज भर सकते हो। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, यदि 5 नंबर में पूछे तो आप आराम से लिख सकते हो, हम लोग को आशा है। और नहीं है तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, इसका 5 नंबर का भी आंसर बना के दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा गला में प्रॉब्लम है, ठीक है, मैनेज कीजिएगा। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ बताएं। बहुउद्देशीय जो परियोजना है उसका हम लोग को लाभ बताना है, ठीक है। चलिए बहुउद्देशीय परियोजना क्या है पहले हम लोग समझते हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजना माने किसी प्रकार का एक ऐसा परियोजना जिससे हम लोग का बहुत सारे जो किसान को लाभ मिले, ठीक है, बहुत सारे किसान को लाभ मिले। जल की कमी की पूर्ति हो जाए, ठीक है, जल की कमी की क्या हो जाए, पूर्ति हो जाए। जैसे जल की कमी कहीं पर है तो उससे हम लोग क्या हो, जल की पूर्ति हो जाए, कहीं से ऐसा आए कि हम लोग का पानी का पूर्ति हो जाए, ठीक है। तो क्या जगह बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। तो उसका हम लोग लाभ देखते हैं कि आखिरकार बहुउद्देशीय परियोजना को हम लोग यदि लागू करते हैं, मैंने बनाते हैं तो उसका क्या क्या लाभ मिलता है, क्वेश्चन ये पूछा है। तो बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ, और उसके बाद फिर डैश देना है और लिखना है बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी है, ठीक है। और बहुउद्देशीय परियोजना किस पे बनती है, किसी नदी में बनती है, किसी नदी में बनाई जाती है, किसी डैम में बनाई जाती है, ठीक है। ये परियोजना जल बहाव को नियंत्रित करने में बाढ़ से काबू करती है। अब किसी नदी के बीच में हम लोग डैम का निर्माण कर दिए तो क्या होता है, जल को स्टॉक करके रख सकते हैं। जब कभी बाढ़ आएगा तो क्या करेंगे, पानी को स्टॉक करके रख सकते हैं। इससे क्या होता है कि बहुत सारे शहर बच जाते हैं, ठीक है। अब जब सूखा पड़ने लगेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस डैम को खोल दें तो उसमें फिर नदी में पानी आ जाएगा। इससे क्या होता है, 2 प्रकार का लाभ होता है। कभी पानी का जिस टाइम बाढ़ आएगा उस टाइम भी फसल बर्बाद होगा, शहर बर्बाद होगा, तो उससे क्या होगा, उससे हम लोग पानी को स्टॉक करके रख लेंगे और उससे हम लोग का मतलब फसल बच जाएगा, ठीक है, जब बाढ़ आएगा। और जब बाढ़ नहीं आएगा, जब सूखा पड़ने लगेगा तब भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पानी को उपयोग कर सकते हैं, उसको नदी में फिर से हम लोग छोड़ देंगे तो उससे क्या होगा, फिर भी हम लोग जल का पूर्ति हो जाएगा। उस टाइम जल नहीं रहेगा तो जल का पूर्ति हो जाएगा। तो 2 प्रकार का फायदा हो रहा है बहुउद्देशीय परियोजना से, ठीक है। बाढ़ में काबू हो जाता है, समझ गए बात। तो फिर क्या, बहुउद्देशीय परियोजना उद्योग तथा घरेलू उपयोग के लिए विद्युत पैदा कर सकती है, ठीक है। आप किसी डैम में बहुउद्देशीय परियोजना को लागू किया है, किसी डैम का निर्माण किया है, उस डैम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, टर्मिनल लगा के टर्मिनल को जब घुमाया जाएगा तो उससे क्या होता है, विद्युत क्या बनता है, बिजली बनता है। और बिजली बनता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे विद्युत भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, इन परियोजनाओं से नहर क्या है, निकालकर भूमि की सिंचाई की जा सकती है। नहर निकालकर भूमि की माने छोटा सा नाला जैसा बना के, बहुत सारा नाला का निर्माण करके हम लोग क्या कर सकते हैं, भूमि का सिंचाई कर सकते हैं और खेती अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। फिर 5 नंबर पॉइंट क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना अंततः स्थलीय जल परिवहन में सहायक होता है, ठीक है, स्थलीय जल परिवहन में सहायक होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका 2 नंबर में पूछेगा या फिर 3 नंबर में पूछेगा कि भारत में सिंचाई क्यों आवश्यक है। भारत में सिंचाई क्यों आवश्यक है और भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन को दिया गया है। चलिए इसका आंसर पे हम लोग बात करते हैं। आंसर क्या है, देख सकते हो कि भारत में निम्नलिखित कारणों से सिंचाई की आवश्यक है, ठीक है। निम्नलिखित कारण से सिंचाई की आवश्यक है, क्या क्या कारण है, तो 2 कारण यहाँ पर देख सकते हो कि जल का असमान वितरण और क्या है, मानसून का अनियमित या अपर्याप्त तथा कमजोर होना, ठीक है। मानसून यानी जो बरसात का आने से पहले एक होता है, वो लहर आता है, बहुत सारे जो जितने भी पेड़ पौधे एकदम खिल जाते हैं, पूरा हरा भरा चारों ओर दिखने लगता है और एकदम हल्का हल्का ठंडा हवा बहने लगता है और क्या होता है, हल्का फुल्का पानी बरसना स्टार्ट होता है, ठीक है, उसको बोलेंगे मानसून, ठीक है। जून जुलाई के बाद वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो उसको मानसून बोलेंगे। लेकिन ये यदि
आने में देरी कर दे, मानसून आने में देरी हो जाए, ठीक है, या फिर मानसून आने से आपका वो जो बारिश होगा वो बारिश हो ही ना, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका असमान वितरण होने लगेगा, किसका, जल का असमान वितरण होगा, और प्लस क्या है, यदि पानी नहीं गिरेगा तो आपका खेती नहीं होगा, खेती नहीं होगा, इसीलिए क्या किया जाता है कि सिंचाई का आवश्यक हो जाता है, और नदी नाला बांध इस सब से हम लोग को क्या करना पड़ता है, अपना खेत की सिंचाई करनी पड़ती है, ठीक है, समझ गए। फिर क्या है, भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन देखिए, यदि ये दोनों ना हो, मतलब ऊपर से वर्षा ना हो, ठीक है, वर्षा ना हो तो हम लोग की किस प्रकार से सिंचाई कर सकते हैं, उसका प्रमुख साधन क्या है कि नहर है, पहला तो नहर, दूसरा क्या है कुआं है, तीसरा क्या है नलकूप है, और लास्ट क्या है, चौथा तालाब है, समझ गए। तो ये 4 उदाहरण इस प्रकार से आपको दे देना और आपको 3 नंबर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही हल्का है, ज्यादा सोचने की बात नहीं है। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्षा जल संग्रहण के प्रमुख पहलुओं एवं उद्देश्य पर प्रकाश डाले। वर्षा जल संग्रहण, ठीक है, वर्षा जल को हम लोग बचाते हैं, उसको किस प्रकार से बचाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो वर्षा जल संग्रहण करने के लिए एक तकनीक है जिसका उद्देश्य भूमिगत जल तथा धरातल जल को भंडार वृद्धि करना है। मतलब सॉरी दोस्तों, थोड़ा गला में प्रॉब्लम हो रहा है बोलने में, ठीक है, मैनेज कीजिएगा। तो देखिए हम लोग अब आंसर पे हम लोग थोड़ा फोकस करते हैं, तो आंसर पे फोकस कीजिएगा। क्या है कि वर्षा जल संग्रहण से हम लोग क्या कर सकते हैं कि भूमिगत जल या धरती में जो जल का भंडार है, जो हम लोग नलकूप लगाते हैं, चापाकल लगाते हैं, ठीक है, हैंडपंप, तो उससे क्या होता है, वो क्या करते हैं, भूमि को क्या करते हैं, छेद करते हैं और पाइप डालते हैं, तो नीचे क्या होता है, पानी मिलता है। लेकिन वो पानी ही खत्म हो जाता है, वो कितना भी आप खोद दो आपको पानी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन वही वर्षा जल को हम लोग संग्रहण माने वर्षा जल को हम लोग एक जगह इकट्ठा कर दें, आपके आसपास कोई तालाब है और उसके 10 फीट दूर बाद आप वहां पर क्या कीजिए, 10 से 15 फीट खोदिए, तो आपको पानी देखने को मिल जाएगा। तो क्या होता है, वर्षा जल को हम लोग संग्रहण माने वर्षा जल को जमा के रखें, तभी तो वो पॉसिबल है, तभी तो पानी का लेयर ऊपर है और हम लोग को मिल पा रहा है आसानी से। तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि भूमिगत जल तथा धरातल जल का भंडार में वृद्धि होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इस तकनीक के अंतर्गत कुआं और क्या है, कुआं और बावलियों क्या है, बावलियों पता नहीं बावली क्या होता है, हमको पता नहीं, लेकिन कुआं में जो पता है, ठीक है, आपको ही पता होगा, बावलियों जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में बता दें कि क्या होता है, ठीक है। और जलाशय इत्यादि का निर्माण होता है, ठीक है, मतलब पानी को अब हम लोग यदि जमा कर दें तो कुआं के निर्माण होगा, बांध का निर्माण हो सकता है, ठीक है। जलाशयों में बहुत सारे जल का जो छोटा छोटा ये होता है डोभा और बहुत सारे इसे जो ये पानी को बचा कर रख सकते हैं, वैसा निर्माण हो जाता है, ठीक है। और इनमें वर्षा जल को संग्रहित किया जाता है, यानी एकत्रित करके रखा जा सकता है, बचा के रखा जा सकता है लंबे समय तक, ठीक है। अब क्या है, वर्षा जल संग्रहण के प्रमुख उद्देश्य, अब उससे हम लोग को उद्देश्य क्या क्या है, ठीक है, बात करते हैं। तो 5 को उद्देश्य दिया गया है, तो ज्यादा बड़ा है नहीं, तो फिर देख सकते हैं क्या क्या है। पहला उद्देश्य है कि जल का व्यर्थ बर्बाद होने से बचाव। जल को जो हम लोग बर्बाद करते हैं, मतलब 1 बाल्टी में नहा सकते हैं, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, 5 बाल्टी खर्चा करते हैं, जिससे हम लोग बाद में जाके प्रॉब्लम देखने को मिलता है। क्योंकि हम लोग तो बहुत बड़े चालाक आदमी है, हम लोग सोचते हैं कि यार हम लोग को शरीर में आराम लग रहा है, गर्मी के दिन है, चलो 1 बाल्टी हो रहा है, चलो और 5 और 4 बाल्टी डालते हैं ताकि हम लोग शरीर को आराम मिल सके। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि उससे हम लोग का पानी का क्या होता है, बर्बादी होता है, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि हम लोग को पानी 1 बाल्टी क्या आधा बाल्टी नहाने के लिए नहीं मिलेगा, पीने के लिए पानी नहीं मिल पाएगा। ये हम लोग नहीं सोचते हैं, और जो कि हम लोग यदि वो सोचने लगे तो फिर हम लोग को जल कभी समाप्ति नहीं होगा, जल का कभी हम लोग को सूखा का अवस्था देखने को ही नहीं मिलेगा, समझे। तो ये क्या हो गया, जल का व्यर्थ बर्बाद होने से बचाव। यदि हम बचाव करते हैं तो क्या होता है, ये हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा, मैंने सूखा कभी देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा क्या है, भूमिगत जल तथा धरातलीय जल भंडार में वृद्धि करना। भूमिगत जल जैसे मैंने बताया कि कई बार बांध डोभा इस सब बना दीजिएगा तो क्या होगा, आपका जल एकत्रित रहेगा, और उसके आसपास कहीं भी आप उसके आसपास 1 किलोमीटर नहीं, मैं आधा किलोमीटर, हाफ किलोमीटर बोलूंगा, आसपास कहीं भी आप यानी 500 मीटर आसपास कहीं भी आप यदि उसको चापाकल या हैंडपंप डालते हो तो क्या होता है, आपको पानी का लेयर ऊपर ही देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि आप आसपास क्या किए हो, पानी का संग्रहण मैंने वर्षा जल संग्रहण जो भूमिगत जल है उसको एकत्रित करके रखो, वृद्धि करके रखे हो, ठीक है। फिर क्या है कि बढ़ती हुई जल की मांग की पूर्ति करना। बढ़ती हुई जल की मांग की पूर्ति करना यानी जितना भी आप देखिए भारत में जनसंख्या का वृद्धि होते जा रहा है, और इससे क्या होता है जितना भी जनसंख्या बढ़ेगा उतना जल का खपत ज्यादा होगा, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जनसंख्या में वृद्धि को कम कर देंगे, ठीक है, और जल की मांग को हम लोग कम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, जल का क्या हो जाएगा, कमी नहीं होगा, ठीक है, जल का कमी नहीं होगा इससे। फिर क्या है, सड़क पर जल जमाव को रोकना। सड़कों पर जल जमाव को रोकना,
सड़क पर जल जमाव को रोकना, ठीक है, इससे क्या होगा, वर्षा, इससे भी हम लोग का जल का क्या होगा, बचत होगा। फिर क्या है, संकट के समय उपयोग के लिए जल का भंडार संरक्षित रखना, ठीक है। संकट के समय यानी संकट, कौन सा संकट आ सकता है, जल, जब जल नहीं रहेगा तो कौन सा संकट आएगा, सूखा का, भयंकर सूखा आ जाएगा, भूमि क्या होगा, बंजर हो जाएगा, यही तो एक हम लोग का संकट होगा। और तो कोई जल से हम लोग को संकट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और अधिक जल हो जाएगा तो बाढ़ का संकट देखने को मिलेगा। दो प्रकार का संकट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यदि आपका जल का कमी हो तो सूखा होगा, और जल का वृद्धि हो तो किस क्या होगा, बाढ़ का होगा। तो इस प्रकार से हम लोग दो संकट का यहाँ पर सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो दोनों ही हम लोग के लिए खराब है, मतलब हम लोग को बीच बीच में रखना है, मैंने जल का ज्यादा खर्चा भी नहीं करता और जल का ज्यादा बचाव भी नहीं करना है, ठीक है, मैंने बीच बीच रखना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख महत्वपूर्ण अंतर बताइए। दोनों में अंतर बताना है, किसमें, संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में हम लोग को अंतर बताना है। ये आपका सिविक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, सिविक्स का राजनीतिक विज्ञान का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बात करते हैं संघीय शासन व्यवस्था क्या है। तो देखिए संघीय शासन व्यवस्था में दो या दो से अधिक स्तर का सरकार होता है, दो या दो से अधिक प्रकार के सरकार होता है। जैसे मैं बात कर लूं, केंद्र सरकार हो जाएगा, राज्य सरकार हो जाएगा और अस्थायी सरकार हो जाएगा, ठीक है। इन प्रकार के सरकार को हम लोग क्या बोलेंगे, अस्थायी, क्या है, अस्थायी सरकार, ठीक है, नहीं सॉरी संघीय सरकार बोलेंगे। इन सभी को क्या बोलेंगे, संघीय सरकार बोलेंगे, ठीक है। लेकिन परंतु हम लोग को क्या देखने को क्या मिलेगा, एकात्मक में हम लोग इस प्रकार से देखने को नहीं मिलेगा। एकात्मक में हम लोग को मिलेगा कि एकात्मक शासन व्यवस्था में एक ही तरह की स्तरीय शासन व्यवस्था होती है, एक ही प्रकार का होगा, किसी प्रकार का चेंजेस दूसरा नहीं होगा, ठीक है। जैसे उदाहरण में बोल दूं, उदाहरण में हो सकता है और शेष इकाइयों के अधीन रहकर काम होती है, शेष इकाइयों के अधीन रहकर काम होती है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था अंतर खत्म हो जाता है। तो इस पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन यही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। आपका थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो गया, मतलब लगभग आधा घंटा हो गया, लेकिन आपको बहुत सारा नॉलेज इसमें से देखने को मिल जा रहा होगा कि आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, अधिकतर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन आप लोग को आज देखने को मिल गया, ठीक है। और आप लोग देख लीजिएगा, 100% गारंटी बोल रहा हूं कि नवीकरण और अनवीकरण संसाधन में अंतर आपका इस बार एग्जाम में आने वाला ही है और आएगा ही, क्योंकि अगले साल भी रिपीटेड है और उसके पहले साल भी रिपीटेड, मैंने 2 साल से रिपीट हो रहा है, तीसरा साल भी मे भी रिपीट हो सकता है, ठीक है। और ये नहीं आया तो आपका क्या आ जाएगा, जैव और अजैव संसाधन में अंतर बताइए, ये आएगा ही। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो अंतर वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, ठीक है। संसाधन और विकास जो आपका पहला चैप्टर है उसमें आपका ये सब क्वेश्चन देखने को ज्यादा मिलता है कि जैव और अजैव में अंतर बताइए, या तो नवीकरण और नवीकरण में अंतर बताइए, या फिर संसाधन का जो प्रकार है, प्रकार का अंतर पूछेगा, ठीक है। तो वो सब एक बार देख लीजिएगा, और जितना हम लोग से पॉसिबल हो पा रहा है हम लोग आपको कराते जा रहे हैं, कोर्स को जल्दी जल्दी ठेलते जा रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास ज्यादा समय है नहीं और हम लोग के पास भी ज्यादा समय है नहीं कि आप लोग को उस प्रकार से रिकवरी करा पाए जो आप लोग को छूट चुका है, ठीक है। तो आप लोग भी अपना मतलब एडी चोटी एक कर दीजिए और अच्छा नंबर लाने का प्रयास करें, ठीक है। तो प्रीतम एकेडमी आपके साथ हमेशा है, ठीक है। स्टे ट्यून टू प्रीतम एकेडमी। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।